दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है, इंतजार खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन मैं आपको क्या करता हूं, पहले देश की, फिर मध्य प्रदेश की और फिर छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं जो आपको देखना, जानना, समझना जरूरी है। अगले 1 घंटे में मैं ये कोशिश करता हूं कि आप जब 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात देख लें तो आपको कम से कम ये सुकून हो कि हां, आज का समाचार जो देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आना था वो मैंने सुन लिया है। लेकिन सबसे पहले ये बताता हूं कि कौन कौन सी खबरें आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए सबसे पहले बात आज दिल्ली की चुनाव की ही करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश बीजेपी का नया बॉस कौन होगा, कौन कौन दावेदार हैं, विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर की। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है। भिखारी पकड़ो और 1000 रुपए इनाम पाओ। क्या है पूरा प्लान, क्या है पूरा प्लान और क्या है पूरी योजना, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे सौरभ शर्मा का मुद्दा गरमाने के बाद मोहन सरकार ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। 31 जनवरी तक सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बहुत बड़ा आदेश है भाई साहब, विस्तार से बात करना जरूरी है। पांचवी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज बीजापुर में शहीद हुए 8 जवानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आखिरी विदाई दी है। वीर जवानों की शहादत देकर आंखें नम थीं। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी की। छत्तीसगढ़ बीजेपी को भी जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में इस पद के लिए कौन कौन दावेदार है, विस्तार बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। मुख्यमंत्री को राहुल गांधी पसंद है, समझ गए आप? पूरी खबर का सस्पेंस बना रहने दीजिए। कैसे पसंद है खुद मुख्यमंत्री ने बताया है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और अगले 1 घंटे में आपको कौन कौन सी खबर दिखाने वाला हूं। सबसे पहली खबर ही दिखा देता हूं, देख लीजिए। दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है और दिल्ली चुनाव की तारीख आ जाने के बाद आपको कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 3 बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों के लिए मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित हो जाएंगे। मतलब 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या फिर दिल्ली के सिंहासन पर भगवा लहराएगा, यानी बीजेपी की जीत होगी। इस बार टक्कर कांग्रेस पार्टी भी दे रही है, इसलिए देखना है कि क्या कांग्रेस 10 साल बाद फिर से वापसी कर पाएगी। दिल्ली चुनाव में इस बार सबसे चर्चित सीट नई दिल्ली है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की सीधी टक्कर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे से होने वाली है। बीजेपी से पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में हैं। इसलिए राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली सीट हॉट सीट बन गई। दिल्ली में दूसरी हॉट सीट है कालकाजी विधानसभा की इस सीट से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने भी आतिशी के सामने तेज तर्रार महिला नेता अलका लांबा को टिकट दिया है और बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी हैं। वहीं रमेश बिधूड़ी जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है, नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept. जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा। इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूँ कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। अब आपदा नहीं सहेंगे और दिल्ली में बदलाव करके रहेंगे और आज इसकी घोषणा एक तरीके से हो चुकी है। कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी। अभी तो मैं कोई केजरीवाल की तरह एस्ट्रोलॉजर तो हुई नहीं जो ये बता दे कि जो है ना आतिशी जेल जाएगी, संजय सिंह जेल जाएगा, मगर हमारी सरकार बनेगी, इतना ही बता सकता हूँ। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। सब अपने अपने दावे हैं। चुनाव से पहले तो सब यही कहते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे।
वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कौन जीतेगा। लेकिन चलिए अब आपको पिछले 1 साल में हुई दिल्ली में बड़ी राजनीतिक हलचल बता देते हैं। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पिछले 1 साल में दिल्ली में बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। इसमें 3 बड़ी हलचल जिनकी आज चर्चा करेंगे। जिसमें पहली बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है अरविंद केजरीवाल का जेल जाना। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। 176 दिन जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे। इसके ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में दूसरी बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर से यह ऐलान कर दिया कि चुनाव तक मैं दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसके ठीक 2 दिन बाद 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दिल्ली में तीसरी बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। क्या हुई? 17 सितंबर को ही आतिशी को विधायक दल का नेता चुना गया और आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। बतौर मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ली। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले यह बदलाव कितना असर डालता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में किन मुद्दों की गूंज है, बात उसकी भी कर लेते हैं। ये 4 तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख लीजिए। शीश महल पर घमासान जारी है, यानी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस मकान पर वो रह रहे थे उसको लेकर हो हल्ला चल रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक अरविंद केजरीवाल पर शीश महल वाला वार कर चुके हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले रमेश बिधुड़े ने आतिशी और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले दिसंबर में आपकी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर भी हंगामा हो चुका है। अखबार में इश्तेहार छप गए हैं। एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए। साथ ही दिल्ली में वोटर लिस्ट पर भी राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं का नाम काटने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कई जगह तो नए वोटर्स बढ़ाकर फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा दिया है। दिल्ली में मची सियासत पर आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। भाई साहब देखिए, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मार्लिना ने बाप बदल दिया। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ये है आपका कार्ड और केजरीवाल को वोट देना। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत है। 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। सिर्फ नई दिल्ली की चिंता क्यों है? 70 सीटों पे नई मतदाता सूची आ चुकी है ना। मैं कालकाजी में देख रही हूँ 161 पोलिंग बूथ थे, अब 143 हो गए, कम कर दिए गए। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। समझ गए आप कि दिल्ली में किस तरह से सियासत चल रही है। लेकिन वोटर लिस्ट पर छिड़े संग्राम के बीच चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। देख लीजिए ध्यान से। दिल्ली में कुल वोटर्स 1,55,00,000 हैं, जिसमें 83,49,000 पुरुष मतदाता हैं, 71,74,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,261 थर्ड जेंडर वोटर हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, सुना दिया। नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुना दिया। कौन कौन से मुद्दे दिल्ली चुनाव में गूंज रहे हैं वो भी सुना ही तो दिया है। अब जिन लोगों को वोट देना है उनको भी सुन लीजिए। दिल्ली की जनता क्या कह रही है, सुनिए जरा। ये मुझे लगता है दिल्ली को भी अब डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। बस सर मजे नहीं आ रहे दिल्ली में रहने का। कि लोग सब कोई बदलाव चाहते हैं। बार बार जो है ना, ये केजरीवाल जी आ जाते हैं झूठे वादे कर करके, वहाँ बोल के भागे हैं कि 1,000 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे। 3 साल हो गया, सभी महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। पंजाब में एक फूटा कोड़ी अभी तक नहीं मिला है। चाहते तो हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार हट जाए बस। एक्चुअली आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली के अंदर, जो भी किया अधूरा किया।
वादे किए अधूरे किए। दिल्ली में तो सबसे पहले मैं केजरीवाल का बदलाव चाहता हूँ और ये आपका बदलाव चाहता हूँ। हम तो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो। केजरीवाल को हम लोग बहुत हेल्प किए, लेकिन वो हम लोग के लिए पूरा बुरा हाल कर दिए। आजकल रोजी रोटी भी चलाने में हम लोग मुश्किल में है। कुछ लग नहीं रहे हैं। केजरीवाल जी आ रहे हैं। कैसे विकास करा ना दिल्ली के अंदर भाई उन्होंने। अब भाजपा तो कुछ भी बोल रही है। कहीं से नहीं लगता कि दिल्ली एक कैपिटल है। तो अगर आपको लग रहा है चेंजिंग चाहिए एज अ यूथ, तो चेंज करना ज़रूरी है। अगर एक गवर्नमेंट को आप बार बार टाइम देंगे तो कहीं से आपके लिए वो सही काम नहीं करेंगी। दिल्ली में तो भाई फिलहाल में यहाँ जो आतिशी नहीं है, आतिशी के चांस लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर 2-4 विधायक कम नहीं पड़ेंगे तो कांग्रेस समर्थन दे देगी। जो लगातार केजरीवाल की सरकार रही है 10 सालों, इन्होंने फर्जी तरीके से जो इन्होंने वादे किए थे, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, तो केजरीवाल जी जब स्वयं मुख्यमंत्री रहने के बाद वो सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं को क्या सुरक्षित करेंगे, क्या युवाओं को सुरक्षित करेंगे? क्या मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो बात कही जाती है वो होती नहीं है। और जो 2100 रुपये इन्होंने देने का जो कहा है, आप ये बताइए अगर 2100 रुपये हम लोगों को तुम कमज़ोर कर रहे हो, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनाइए, हमारे बच्चों को काम दीजिए, ताकि वो और जो बिजली पानी जो उन्होंने फ्री किया है, आज से पहले भी तो हम लोग पे कर रहे थे ना। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली चुनाव की तारीख आ गई है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को अपडेट आएगा। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और मैंने तो आपसे वादा ही कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव अगर आपको देखना है तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज में दिल्ली का चुनाव विस्तार से देखेंगे। बस 8 बजे टीवी चालू कर दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता दी। देश की खबर बता दी, अब चलिए आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी खबर है? मध्य प्रदेश बीजेपी का नया बॉस कौन? बहुत दिन से चर्चा हो रही है, बहुत दिनों से चर्चा हो रही है कि भाई साहब कौन बनेगा अध्यक्ष, कौन बनेगा मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? ये जानने के लिए जितने उत्साहित भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उतनी ही धड़कन उन नेताओं की बढ़ी हुई है जिनके नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभावित सूची में शामिल है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव कुछ दिन टलता नजर आ रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। कौन बन सकता है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और कब तक हो सकते हैं चुनाव, इस पर आज विस्तार से बात कर लेते हैं। बहुत सारी शंकाओं के बादल जो मंडरा रहे हैं उससे पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी है और अब 50% जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संभव होगा। इसी बीच आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को दिल्ली तलब किया गया है। वी डी शर्मा दिल्ली पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की फाइनल लिस्ट आ सकती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जिला अध्यक्ष का चुनाव कैसे होना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया गया है और जिला अध्यक्षों के चुनाव में देरी क्यों हो रही है। समझना चाहते हैं? देख लीजिए और पढ़ लीजिए, टीवी स्क्रीन में सब कुछ लिखा हुआ। सूत्रों की माने तो भाजपा ने जिला अध्यक्ष बनाने के लिए जो फार्मूला बनाया है उसके हिसाब से हर जिले से 4 नामों पर मंथन किया जा रहा है। इन 4 नामों के पैनल में एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा जिस जिले के अध्यक्ष ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जिन जिला अध्यक्षों को 1.5 साल या उससे कम का कार्यकाल हुआ है उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जिले में जो भी नेता अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिले में पार्टी के नेता, सांसद और विधायक उनके खिलाफ नहीं होने चाहिए। ये तो बात थी जिला अध्यक्ष चुने जाने के फार्मूले की, लेकिन जिला अध्यक्ष के मामले में फिलहाल पेच फंस गया है और ये पेच फंसा है जिला अध्यक्ष के नाम के लिए। सबसे बड़ा पेच सागर जिले में फंसा हुआ है। भाई साहब क्यों फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, देख लीजिए। दावेदारों की सबसे लंबी लिस्ट सागर जिले में ही है। सागर जिले में मौजूदा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया फिर से जिलाध्यक्ष बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व सांसद राज बहादुर सिंह को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो वहीं श्याम तिवारी और पूर्व विधायक हरवंश राठौर भी जिलाध्यक्ष बनने की रेस में। लेकिन आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद हरवंश सिंह की दावेदारी कमजोर हो गई। इसके अलावा बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सह संयोजक अनिल तिवारी जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। अनिल तिवारी गोपाल भार्गव के करीबी माने जाते हैं। समझ गए आप? ये समीकरण बता रहा हूं। ये तो थी बात सागर जिले की। इसी तरह कई जिले ऐसे हैं जहां पेच फंसा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा वो जिले हैं जो सीधे तौर पर मंत्रियों के प्रभाव में आते हैं, मतलब मंत्री, पावरफुल आदमी। देख लीजिए कौन कहां से आ रहा है और क्या फंस रहा है, देख लीजिए।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रभाव वाले इंदौर में भी पेच फंसा हुआ है, तो वहीं मंत्री राकेश सिंह के प्रभाव वाले जबलपुर, सबसे ज्यादा प्रभावी जिला सागर, जहां गोविंद सिंह राजपूत, भुवन सिंह और गोपाल भार्गव के बीच चल रही खींचतान की वजह से पेच फंसा हुआ है। तो वहीं ग्वालियर में भी अभी तक जिला अध्यक्ष का नाम फाइनल नहीं हो पाया। हालांकि संगठन की तरफ से 40 नामों को लेकर अंतिम तौर पर सहमति बन चुकी है। दिल्ली हाईकमान से सहमति के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ये तो बात थी जिला अध्यक्षों की, और जब जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो पाएगा या हो सकेगा। और प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए भी जोर आजमाइश कम नहीं है। कई दिग्गज नेता अपने अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सब कुछ भाजपा हाईकमान को ही तय करना है। प्रदेश अध्यक्ष तो वही बनेगा जिसकी संगठन में भी अच्छी पकड़ होगी और पब्लिक में लोकप्रिय होगा। लेकिन फिर भी जो नाम चर्चा में है उनके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हैं और वी डी शर्मा फिर से अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली से तार मिलाए हुए हैं। वी डी शर्मा की बहुत सी उपलब्धि है जो उन्हें मजबूत दावेदार के रूप में पेश भी करती है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के समय वी डी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष थे, जब भारी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भाजपा ने फिर से प्रदेश में सरकार बनाई। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा अकेले अपने दम पर केंद्र में बहुमत लाने में असफल रही, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतकर मध्य प्रदेश को अपने अभेद किले के रूप में स्थापित किया। तब प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ही थे और ये दोनों ही चुनाव वी डी शर्मा के लिए मुकुट के हीरे के समान है। इसके अलावा वी डी शर्मा का कार्यकाल बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से गुजरा है। वी डी शर्मा अपने सौम्य और शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वी डी शर्मा के दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है उन नेताओं की जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभावित नाम में शामिल है। इस लिस्ट में पहला नाम किसका है? नरोत्तम मिश्रा का है। देख लीजिए। नरोत्तम मिश्रा की ताकत की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, पार्टी संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा को संगठन का जानकार भी माना जाता है और शिवराज सरकार में एक सफल गृह मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल दर्ज है। वहीं नरोत्तम मिश्रा की कमजोरी की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा खुद का चुनाव हार गए थे। जनता के बीच नरोत्तम मिश्रा की छवि बहुत अच्छी नहीं थी उस समय, इस वजह से चुनाव हार गए। इसके अलावा गृह मंत्री रहते हुए कई बार विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहे, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक बार फटकार लगाई गई थी और इस बात को खुद नरोत्तम मिश्रा ने एक इंटरव्यू में भी स्वीकार किया था। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष के लिस्ट में अगला नाम डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का है। राजेंद्र शुक्ला की ताकत की बात करें तो वो विंध्य क्षेत्र के बड़े क्षत्रप हैं और अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। संगठन में उन्हें पसंद किया जाता है और शांत सौम्य छवि के हैं, विवादों से कोई लेना देना नहीं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभावित नामों में अर्चना चिटनीस का भी नाम शामिल है। अर्चना प्रदेश में संगठन की सबसे मजबूत महिला नेता है। संघ और संगठन दोनों जगह मजबूत पकड़ रखती है, पार्टी की रीति और नीति को खूब समझती हैं और संगठन को आगे ले जाने का दम उनमें है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए आदिवासी वर्ग से सुमेर सिंह सोलंकी के नाम पर भी पार्टी हाईकमान विचार कर रहा है। सुमेर सिंह सोलंकी की ताकत की बात करें तो सुमेर सोलंकी पढ़े लिखे और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। वे खुद भी मूल रूप से संघ कैडर से आते हैं और अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। तो वहीं जनजातीय समाज से ही एक और नाम पर भी भाजपा हाईकमान चर्चा कर रहा है और वो नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का। और उनकी ताकत की बात करें तो कुलस्ते संगठन का पुराना चेहरा है। उनका जनजातीय समाज से होना भी उनके पक्ष में माना जाता है। वो पार्टी को अच्छे से समझते हैं और पार्टी के सभी धड़ों में उनका समन्वय ठीक है। भाजपा का आला कमान ठाकुर समाज से अरविंद सिंह भदौरिया के नाम पर भी चर्चा कर रहा है। अरविंद भदौरिया सौम्य नेता माने जाते हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं जिनकी संगठन में अच्छी पकड़ है, संघ के करीबी भी रहे हैं। तो ये थे वो सारे नाम जिन पर पार्टी आला कमान चर्चा कर रहा है। लेकिन क्योंकि मामला इतना ज्यादा टल रहा है इसलिए राजनीति होना तो स्वाभाविक है। कांग्रेस इसे अंतर्कलह बताते हुए तंज कर रही है, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि ये संगठन का काम है और संगठन अपने काम में लगा हुआ है। क्या कहना है दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को, सुन लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा में अंतर्कलह अब सड़कों पर नजर आने लगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से मंथनों का दौर चालू है, परंतु भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में समन्वय नहीं बन पा रहा। पूरा संगठन आज सिंधिया जी के कदमों में झुका हुआ है। जिस तरीके से पूर्व कांग्रेसियों को एडजस्ट करने के लिए जो मूल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इन लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रत्यक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया से निर्वाचन को किया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर विभिन्न जिलों से नामों के जो पैनल आए हैं उसकी शॉर्ट लिस्टिंग में कुछ समय लग रहा है। बाकी इस दिशा में नेतृत्व पूरी तरीके से गंभीर है और एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमने यह बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव कराने का एक अभियान चलाया है वो अपनी सफलता की ओर अग्रसर है और जल्द ही नामों की घोषणा के पश्चात हम प्रदेश स्तर के चुनावों के लिए आगे बढ़ेंगे। जिला अध्यक्ष के लिए कहां पेच फंसा हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, आपको सब कुछ विस्तार
विस्तार से बता दिया। आगे जो भी अब फाइनल होगा सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आपके प्रदेश का अध्यक्ष किसको बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश में इन दिनों भिखारी पकड़ो 1000 रुपए इनाम पाओ। बताइए, अच्छा ये रोजगार धंधा भी अच्छा है भाई साहब। ये कलेक्टर ने स्कीम निकाली है इंदौर के। क्या स्कीम है? भिखारी पकड़ो 1000 रुपए इनाम पाओ। आपके मन में सवाल चल रहा है ना कि भाई ये किस तरह की खबर है, भिखारी पकड़ने से कैसे 1000 रुपए मिल रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल है और आप ये जानना चाहते हैं कि 1000 रुपए कैसे कमाया जा सकता है, अब कल से पता चले इस खबर को देखने के बाद सड़क में लोग टॉर्च लेके भिखारी न ढूंढने लगे। 1000 रुपए बैठे बैठाए मिल रहा है। अगर आपको सड़क पर या रेड लाइट पर कोई भीख मांगते हुए दिखाई देता है तो आप क्या करते हैं? या तो जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले, दे दिए, या आगे बढ़ गए। भिखारियों को कुछ भी देना पूरा इमोशनली मामला है। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग दे के कांच बंद कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? इन्हें भी कमा कर खाना चाहिए, इसलिए कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब इंदौर से भिखारियों को लेकर एक अलग खबर आई है जिस पर बात करना जरूरी है। तो चलिए विस्तार से बता देता हूं आपको कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर को इन दिनों भिखारियों से मुक्त करने का खूब प्रयास चल रहा है। इसकी पूरी खबर विस्तार से आपको पहले भी दिखा चुका। इंदौर जिला प्रशासन ने इंदौर को पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त बनाने की तैयारी कर ली। इसके लिए भिखारियों को भीख देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए चौराहों और प्रमुख स्थानों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। भीख देने वाली गाड़ियों की पहचान भी आरटीओ के माध्यम से की जा रही है। बहुत सख्ती बरती जा रही है भाई साहब। लेकिन अब भिखारियों को रोकने के लिए इंदौर के कलेक्टर ने एक नया तरीका निकाला। इसके लिए इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने एक सूचना जारी की थी जिसमें कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भिखारी की सूचना देगा और भिखारी को पकड़ा जाएगा, मतलब वो भिखारी पकड़ा जाएगा, तो उस व्यक्ति को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस सूचना के बाद कई फोन कॉल कलेक्टर के पास आए जिसमें 12 लोगों की सूचना सही पाई गई और कलेक्टर साहब ने 12 लोगों को इनाम देने के लिए कलेक्टर ऑफिस बुलाया। 12 में से 6 लोगों ने इनाम लेने से मना कर दिया, लेकिन 6 लोगों को कलेक्टर ने इनाम दिया है। क्या कहना है कलेक्टर आशीष सिंह का और क्यों ये मुहिम चला रहे हैं, सुनिए जरा जिले के कलेक्टर क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने एक इंसेंटिव स्कीम चलाई है, एक सम्मान राशि रखी 1000 रुपए की। अगर कहीं पर कोई भिक्षावृत्ति करता देखा जाता है और उसकी सूचना हमको एक विशेष नंबर पर मिलती है तो हम लोग 1000 रुपए की सम्मान राशि उस व्यक्ति को देके अगर वो सही पाई जाएगी। लगभग जब से हमने ये अनाउंस किया है 200 के आसपास हमको कॉल आई हैं और उनमें से लगभग 12 शिकायतें जो हैं वेरीफाई भी हुई हैं। उन्हीं में से 12 में से जो 6 लोग आ जाए थे उनको हमने 1000 रुपए की सम्मान राशि भी दी है। ये तो बात है इंदौर कलेक्टर की मुहिम की, लेकिन एक पहलू ये भी है कि इंदौर में कई भिखारी परिवार सहित हजारों रुपए की कमाई करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये खबर आपको दिखाई थी, सीधे मुद्दे की बात में दिखाई थी, जहां इंदौर में एक भिखारी आंध्र प्रदेश से रिजर्वेशन करा के भीख मांगने आता था, जिसकी 10 दिन की कमाई 75,000 रुपए की थी। वहीं कुछ लोग राजस्थान से आकर होटल में कमरा लेकर रहते थे और भीख मांगते थे। गजब रईस भिखारी हैं भाई, गजब है इंदौर, गजब। चलिए आपको कुछ जानकारी बता देता हूं, देख लीजिए। आपको बता दें कि भिखारियों के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पर बिहार है। लोकसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 4,13,000 भिखारी हैं, जिसमें 2,20,000 पुरुष हैं और 1,91,000 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में भिखारियों की संख्या 28,695 है, जिसमें से 17,506 पुरुष और 11,189 महिला भिखारी शामिल हैं। समझ गया? भिखारियों की पूरी जानकारी आपको बता दी। अगर आप भी इंदौर में रहते हैं और भिखारी की सूचना प्रशासन को देंगे तो आप भी 1000 रुपए का इनाम पा सकते हैं। समझ गया? 1000 रुपए कमाने का कलेक्टर साहब आपने क्या नायाब तरीका निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आपका भी काम होगा और जो भिखारियों को पकड़वाएगा उनका भी काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खबर को देखेंगे, इस खबर को महसूस करेंगे तो आप भी कहेंगे कि आज शहादत को नमन है। एक तरफ आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं तो दूसरी तरफ विजय शर्मा हैं और ये घटना जो घटी है बीजापुर में, इससे हर कोई दुखी है। शहादत ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। बीजापुर में हुई 8 डीआरजी जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि इस तरह से ये बच्ची, ये तस्वीर कोई भूलेगा नहीं। और इसीलिए 2 साल का बेटा अगर अपने पिता को इस तरह से विदाई देगा तो इस तस्वीर को कोई भूल नहीं सकता है, कोई भूल नहीं सकता है।
एक साथ 8 वीरों की शहादत देखकर हर आंखें नम हैं, हर कोई दुखी है। पूरा देश शहादत को नमन कर रहा है। जवानों के पार्थिव शरीर को देखकर साथियों में गुस्सा है, आक्रोश है। भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। बस्तर के जंगलों में जवानों के ये शब्द गूंज रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है आज, और फिर शहीदों का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया है। शहादत को आखिरी सलामी देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बहुत बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन अंतिम संस्कार की एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। 2 महीने का मासूम बेटा अपनी किलकारियों से अपने शहीद पिता को आखिरी विदाई दे रहा है। तस्वीरें दंतेवाड़ा के गुमलनार की। 24 साल के सुदर्शन वेट्टी बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हो गए। सुदर्शन वेट्टी अभी 2 महीने पहले ही पिता बने थे, लेकिन नक्सलियों की क्रूरता ने 2 महीने के मासूम के सिर से पिता का साया उठा दिया। 2 महीने के इस मासूम ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो जन सैलाब की आंखें आंसुओं से उमड़ पड़ी। आप भी इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे। इन तस्वीरों को दिखाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नक्सलवाद की एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपके सामने रखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो फुल स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए, और आंसुओं की सिसकियों के बीच एक मासूम का रोना आपको भी रुला देगा। जरा सुनिए, देखिए। सोच कर देखिए, इन तस्वीरों को मेरे बगल में चलाते रहिए। आप सोच कर देखिए, 2 महीने का बच्चा, सोच कर देखिए, जो पिता की परिभाषा भी नहीं जानता है, जिसे मतलब भी नहीं है, जो जानता ही नहीं है कि पिता का मतलब क्या होता है। आप सोचिए, ये बिना पिता के ही बड़ा होगा, उस आबो हवा में बड़ा होगा जहां नक्सलियों ने खून की होली खेली। सोचिए इस बच्चे ने आज कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बेटा जब जवान होता है, उसकी शादी होती है, घर बसाना होता है, कोई बड़े फैसले करने होते हैं, तब भी बेटा सोचता है कि काश मेरे पिता होते तो आज मेरा घर बन रहा है तो पापा कुछ आइडिया देते। जब आप कहीं फंस जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो सबसे पहले पिता का ही फोन आता है और पूछते हैं बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो बाप ही पूछता है कि बेटा परेशान मत होना, मैं हूं तुम्हारे पीछे। लेकिन इस 2 महीने के मासूम के पीछे अब कौन बोलेगा इस तरह से? कौन साथ देगा, कौन अपनापन देगा, और कौन ये पीछे से भरोसा देगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं? सोचिए, जब नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया होगा तो उन्होंने इस 2 महीने के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। सुदर्शन ने 3 साल पहले ही फोर्स ज्वाइन की थी। उनकी शादी कुछ वक्त पहले ही हुई थी, लेकिन नक्सलियों ने एक परिवार के अरमानों को ब्लास्ट कर दिया, खत्म कर दिया। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी अगर अमित शाह दे रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई बेटा, कोई मासूम इस तरह से अपने पिता को अंतिम विदाई न दे। क्योंकि जब इस खबर को दिखाना होता है, इस खबर के बारे में आपको बताना होता है, यकीन मानिए मेरे पीछे, मेरे दिमाग में पिछले 10 साल का वो नक्सलवाद का दंश दिखाई देने लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने साथी मुकेश चंद्राकर की खबर पढ़ रहा था, तब भी बीजापुर का जिक्र हो रहा था। और आज उसी बीजापुर में जो ब्लास्ट हुआ है, आज फिर मैं ऐसी ही खबर पढ़ रहा हूं जहां से इतनी दुखद तस्वीर आई है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से जब इतनी बड़ी गाड़ी, लोहे के बड़े बड़े इंजन हवा में उड़ जा रहे हैं, तो सोचिए मानव शरीर का क्या हुआ। इस 2 महीने के बच्चे की स्थिति नक्सली, 2 महीने के बच्चे की स्थिति, के पिता की स्थिति नक्सलियों ने क्या बना रखी, क्या बना दी हो। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मैं क्यों आज गुस्से में इस खबर को आपको बता रहा हूं। देखिए।
सुन के हमको बहुत ही दुख लगा, अच्छा नहीं लगा कि अपने दोस्त अच्छे बीच में अच्छा थे तो वो चले गए। उनका शादी होके 1 साल भी नहीं हुआ था सर, ये जून में हुआ था शादी। कोत की वो कड़ा कर दिया, आराम से बना दूंगा बोला, पहले से गया, क्या करूंगा। मैं उसी भाई से ज़्यादा प्यार करता था, छोटे भाई यही करके। जवानों का बदला लेके रहेंगे, जवानों का बदला लेके रहेंगे। इन आंसुओं की कीमत है, इन आंसुओं की कीमत है। जवान बदला लेने की बात कह रहे हैं, कीमत चुकाएंगे। नक्सलवाद को खत्म करके 2 महीने के बेटे के पिता की मौत का बदला ये जवान ही लेंगे। सोमवार यानी 6 जनवरी की दोपहर बीजापुर से ये दुखद खबर आई। नक्सलियों के हमले में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान समेत 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुटरू क्षेत्र के ग्राम अम्बेली के पास सड़क में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। हमारे जवान 5 नक्सलियों को मारकर वापस लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने जवानों के स्कॉर्पियो को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया और स्कॉर्पियो के हिस्से करीब 300 मीटर दूर तक बिखर गई। इसके अलावा गाड़ी के कुछ अवशेष पेड़ के ऊपर लटक गए। सोचिए, मैं आपसे बता रहा हूं कितना, 60 से 70 किलो एक्सप्लोजिव था नीचे, सड़क के नीचे 60 से 70 किलो। ये डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जानकारी दी। ब्लास्ट इतना तेज था कि शहीद जवानों के शव बुरी तरह से कई हिस्सों में बट गए। जवानों के शव को प्लास्टिक के सहारे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया था। बहुत भयावह तस्वीर थी। आखिरी सलामी देने के लिए शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कारली पुलिस लाइन लाया गया, जहां जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को अंतिम विदाई देने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे थे। सीएम साय ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों को पार्थिव शरीर को कंधा दिया। साथ ही सीएम साय ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। नक्सली बौखलाहट में हैं और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। सुरक्षा बल के जवानों की शहादत से पूरे देश में शोक की लहर है। श्रद्धांजलि के दौरान शहीद जवानों के परिजन भी पुलिस लाइन में मौजूद थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस ब्लास्ट में किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का भाई चला गया है। कुछ जवान तो घर में अकेले कमाने वाले थे। परिजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हाथ पकड़कर रो रहे थे। महिलाओं के गोद में शहीद जवानों के छोटे छोटे बच्चे थे। सीएम विष्णुदेव साय परिजनों से मिले, उन्हें ढाढ़स बंधाया कि मैं हूं प्रदेश का मुखिया। अगर जिसका जाना था वो तो चला गया, जिसका अपना खोना था वो तो इस दुनिया से खो गया, लेकिन अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर ये कहे कि घबराना नहीं, मैं हूं, तो ये बहुत बड़ा ढाढ़स होता है। ये घटना बहुत परेशान करने वाली है। शहीद हुए जवानों के कुछ सपने थे। किसी को भाई की शादी करनी थी तो कोई बच्चों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता था, जबकि कुछ जवान तो घर में इकलौते कमाने वाले थे। इस घटना से हर कोई आहत है, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, लेकिन फिर भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। जब शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो हमारे जवान पूरे जोश के साथ नारा लगा रहे थे, भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, शहीद जवानों का बदला लेकर रहेंगे। ये तस्वीर अपने भाइयों की शहादत पर जवानों का आक्रोश बयां कर रही है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें जवान ये भरोसा दिला रहे हैं, उनके साथी तो उनके बीच में नहीं है, लेकिन कह रहे हैं हमारे बीच से आप चले तो गए हो, लेकिन आपको इस हाल में पहुंचाने वाले लोगों का बदला लेकर रहे हैं।
शहीद जवानों का बदला शहीद जवानों का बदला शहीद जवानों का बदला शहीद जवानों का बदला नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, बदला लेकर रहेंगे, पूरा भरोसा है हमें अपने वीर जवानों पर। लगातार हो रहे ऑपरेशन से ही तो ये नक्सली बौखलाए हुए हैं और ऐसी कायराना हरकत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जवान लगातार नक्सलियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए नक्सलियों को, शर्म आनी चाहिए। ये नक्सली जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासियों के हित में आवाज उठाने का दावा करते हैं, लेकिन छुपकर घात लगाकर हमला करते हैं और नुकसान किसको पहुंचाते हैं? उन्हीं आदिवासियों को। इन नक्सलियों के हमले में शहीद हुए 8 जवानों में 7 आदिवासी थे। नक्सलियों के चलते सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों को ही होता है। नक्सली आदिवासियों तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचने देते, जन अदालत लगाकर आदिवासियों की हत्या करते हैं। ये कायर नक्सली कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकते। इन नक्सलियों का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल भी गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भरोसा दिया है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के लिए 60 से 70 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया था। अब इस ब्लास्ट की गंभीरता से जांच शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां इसमें जुट गई हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी घटना स्थल का मुआयना करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने भी घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया। साथ ही इस पूरी घटना की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई। जहां आईईडी ब्लास्ट हुआ है उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुटरू क्षेत्र के आसपास करीब 3000 जवान तैनात किए गए हैं। 3000। पूरे इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जो नक्सल वारदात और पूरे बस्तर से हर एक तस्वीर दिखाते हैं ग्राउंड जीरो में जाकर, उनकी एक रिपोर्ट आई है, देख लीजिए। इसके बाद आगे बात करें। देखिए रिपोर्ट। देखिए, मेरी हाइट 5 फीट 8 या 9 इंच है। मेरी हाइट से गहरा गड्ढा हुआ है ये, यानी लगभग 6 फीट से भी ज़्यादा गहरा गड्ढा हुआ है। इस सड़क से यहाँ ने बेदरे की ओर से जवान आ रहे थे स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर। यहाँ आपको डामर वाली सड़क नजर आएगी। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ आकर ये डामर वाली सड़क जो है ये मिलती है इस सीसी सड़क से। होता ये है आमतौर पे जब इन इलाकों में काम होता है कि या तो पुल पहले बनते हैं और इसके बाद उसकी अप्रोच रोड जो है कनेक्टिविटी के लिए सड़क बनाई जाती है। ऐसे में नक्सलियों को एक समय मिलता है और इसी का शायद नक्सलियों ने फ़ायदा उठाया। ये टूटा हुआ हिस्सा जो है, ताकि ये समझ पाएँ, ये सीसी वाला जो हिस्सा है सीसी सड़क का और डामर सड़क का, जब इन्हें जोड़ने के बीच जो नक्सलियों को समय मिला होगा, उस बीच नक्सलियों ने यहाँ गड्ढा खोदकर लगभग 4 से 5 फीट की गहराई पे उस बारूदी सुरंग को प्लांट किया। मेरी बीडीएस के एक अधिकारी से बात थी। उनका कहना था कि उनके पास जो मेटल डिटेक्टर है वो आमतौर पर 1.5 से 2 फीट तक की गहराई में बिल्कुल सटीक जो है जानकारी देते हैं कि नीचे कुछ है क्या। लेकिन क्योंकि नक्सलियों ने 4 से 5 फीट की गहराई में ये माइंस फिट की थी, ऐसे में जवान जब लगातार यहाँ डिमाइनिंग करते थे तो उन्हें ये माइन यहाँ नजर नहीं आई। हमारे जवान लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में जाकर सुरक्षा बलों ने कैंप खोला है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और इस तरह की कायराना करतूत कर रहे हैं। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अब नक्सलियों का सफाया तय है। नक्सलियों का सफाया तय है। लेकिन इस तरह की घटना से, इस तरह की जो घट रही घटना है, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो बस्तर का आदिवासी पीड़ित है। और बस्तर के आदिवासियों को एक तरफ देख रहे हैं नक्सलियों का खौफ है, तो दूसरी तरफ डर है कि कहीं मुखबिरी का आरोप लगाकर हमें हत्या न कर दें, हमारी मौत के घाट न उतार दें। लेकिन रवि, ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक तरफ नक्सलियों का खौफ है, एक तरफ नक्सलियों का खात्मा करने वाले पुलिस हैं, एक तरफ नक्सली हैं, बीच में पिस तो रहा है बस्तर का आदिवासी और नुकसान तो उसी का हो रहा है न रवि। ज्ञानंद जी, आज मैं आपको एक आदिवासियों की भावना को समझाने की कोशिश करूंगा और पूरे प्रदेश को ये समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं वो सब आदिवासी हैं और आदिवासी अपनी खून का कर्ज उतार के वहाँ पे जवान बस्तर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक सुदर्शन बेटी के घर में एक बच्चा सही रो नहीं रहे, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो बिना बाप के बड़े हो रहे हैं।
और ऐसे बहुत सारी माएँ हैं जो बिना पति के रह रहे हैं, विधवा के रूप में रह रहे हैं, रंगीन दुनिया से अलग हो चुके हैं। ऐसी महिलाएं वहां बस्तर में भरी पड़ी हैं और ये बलिदान बस्तर में ऐसे सैकड़ों आदिवासियों ने दिया है जो बस्तर में शांति स्थापित करना चाहते हैं। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इनके लिए अब जब नक्सली लगातार गड्ढा खोद रहे हैं, वहाँ विकास पहुँचने नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि बस्तर में शांति व्यवस्था स्थापित होगी तभी इन नक्सलियों को मुख्य धारा की सभी सुविधाएं मिल पाएंगी, उनको सड़क मिलेगा, उनको स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी, उनको शिक्षा मिलेगा। तो बस्तर के आदिवासी जब पढ़ लिख लेंगे तभी हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का इलाका है वो मुख्य धारा में शामिल होगा और पूरे देश में बस्तर के कला को हम देख पाएंगे, बस्तर के पर्यटन को हम देख पाएंगे। और जब तक नक्सली रहेंगे तब तक उनको स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा की सुविधा से सबसे वंचित रहना पड़ेगा। तो खात्मा जरूरी है ज्ञानंद जी। निश्चित तौर पर। और रवि, जिस तरह से माओवादी उस पूरे इलाके के भोले भाले आदिवासियों को बरगलाते हैं और ये कहते हैं कि ये लड़ाई जल, जंगल और जमीन की है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है रवि, ये बहुत बड़ा धोखा है जिसका शिकार हो रहे हैं वहां के भोले भाले आदिवासी। रवि, आपका बहुत शुक्रिया इन बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी छत्तीसगढ़ की है। कौन सी है देख लीजिए। कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष? अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनने की खींचतान चल रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। देश की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले बीजेपी का संगठन चुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों का चुनाव पूरा कर लिया। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है? अगर बदलाव होगा तो नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या किरण सिंहदेव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? इन सवालों की छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, इसलिए आज इस पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सितंबर 2024 में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और 60 लाख लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष का चुनाव कराया गया। पिछले 2 दिनों में 34 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में ओबीसी वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मिली है, सबसे ज्यादा उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है। दिल्ली से तारीख मिलने के बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े चुनाव कराने छत्तीसगढ़ आएंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा क्यों हो रही है, सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं, ये समझ लीजिए। सीएम साय के कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा हरियाणा फार्मूला के हिसाब से 1 मंत्री और बनाया जा सकता है। इस लिहाज से 3 मंत्री पद हो सकते हैं। मंत्री पद के लिए जगदलपुर विधायक और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का नाम चर्चा में है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को मिल सकती है। ऐसे में क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी पूरी तैयारी के साथ है। हमारे सभी जिलाध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और साथ ही प्रदेश प्रतिनिधि भी सभी हमारे पूरे प्रांत से उनका चयन हो चुका है, नाम आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जैसे ही तारीख मिल जाएगी, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अगर संभावना है तिथि आ जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में बीजेपी के सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन थे और अब तक किन नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, ये भी जान लीजिए। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक 11 लोग बीजेपी प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 11 लोग प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इसमें से सबसे बड़ा कार्यकाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, यानी संगठन की भी पर्याप्त समझ है। करीब 7 सालों तक अलग अलग कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जबकि दूसरे सबसे अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2001 से अब तक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझा देता हूँ। राज्य गठन के बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय ताराचंद साहू प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहीं दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लखीराम अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। तीसरे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यभार संभाला था, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा नंद कुमार साय, शिव प्रताप सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, राम सेवक पैकरा, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी और अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में किरण सिंहदेव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें से 2 लोग राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 1 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इसलिए बीजेपी प्रदेश
अध्यक्ष की जिम्मेदारी नेताओं के लिए बहुत अहमियत रखती है। नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में किन नेताओं के नाम चल रहे हैं, चलिए अभी ये भी विस्तार से आपको बता देता हूं, क्योंकि विस्तार न्यूज़ है, ये कोई खबर आपको बता के छू के हटता नहीं है, सब पहलू दिखा देता है। सबसे पहला नाम जो चर्चा में वो बेल्हा के वर्तमान विधायक धर्मलाल कौशिक का ही है। धर्मलाल कौशिक को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। धर्मलाल कौशिक पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं। पिछली बार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई तो धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था। दूसरा नाम राजनांदगांव से 2 बार के सांसद संतोष पांडे का है, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया था। संतोष पांडे की पहचान एक हिंदू नेता के तौर पर है, मगर सामान्य वर्ग की बात करें तो इनका नाम सबसे आगे है। इसके अलावा संतोष पांडे की संघ में भी अच्छी छवि है। बीजेपी संगठन में संतोष पांडे प्रदेश महामंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। अगर बात करें तीसरे नाम की तो आदिवासी नेता विक्रम उसेंडी का नाम सामने आ रहा है। वो कांकेर से सांसद और अंतागढ़ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। इसका साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके साथ ही पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नाम की भी चर्चा हो रही है। जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी प्रोफाइल आपको विस्तार से बताएंगे। अगर जातिगत समीकरण को देखा जाए तो अब तक एसटी और ओबीसी वर्ग के ज्यादातर नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जब रमन सिंह सरकार रही तब भी ओबीसी और एसटी वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी मिली थी। अब राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो राजनीतिक पंडित सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का कयास लगा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए सीधे मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जो ये पूरी अंदर की खबर निकाल कर आए हैं। कौन? मृगन पांडे। मृगन जी, आज तो डिटेल बहुत तगड़ी थी, कुछ है कि सब डिटेल बता दिया है? कुछ है तो बता दीजिए। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि 9 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है बीजेपी, जिसमें 600 प्रतिनिधि आएंगे। उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मंथन होगा, विनोद तावड़े आएंगे। अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसमें ये जो नाम आपने बताए वो हैं। इसके अलावा एक चर्चा ये भी है कि अब तक किसी महिला को और एससी वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो परंपरा रही है कि वो चौंकाने वाली बात करती है, तो हो सकता है महिला वर्ग से सरोज पांडे या किसी अन्य नेता को, या एससी वर्ग से पुन्नूलाल मोहले या किसी अन्य नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि पुन्नूलाल काफ़ी सीनियर हैं, सांसद और विधायक रहे हैं। सरोज पांडे भी काफ़ी सीनियर हैं, राष्ट्रीय महामंत्री रही हैं। तो इस तरीके से जो चर्चाओं का दौर चल रहा है, अगले 2-3 दिन इस पर पूरा मंथन होगा और उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। वो 600 वाली जो जानकारी थी आपके पिटारे से कुछ न कुछ आप निकाल कर ले ही आते हैं। नई जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है, और छत्तीसगढ़ की ऐसी खबर है। कैसी खबर? मुख्यमंत्री को राहुल गांधी पसंद है। अब बताइए, मानेंगे आप? आप इस बात को मानेंगे कि मुख्यमंत्री को राहुल गांधी पसंद है? हाँ भाई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राहुल गांधी पसंद है। सुनकर हैरान हो गए ना? आपको लग रहा होगा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कांग्रेस के राहुल गांधी क्यों पसंद है? ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो आप पूरी खबर देख लीजिए। वैसे आजकल कांग्रेस नेताओं को भी बीजेपी नेता अच्छे लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नक्सल मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने भी नक्सलवाद को लेकर एकजुट रहने की बात की है। लेकिन आपके मन में सवाल तो यही चल रहा होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राहुल गांधी कैसे पसंद है। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय ने भी राहुल गांधी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से बता देता हूं। जिज्ञासा आपकी जो बढ़ रही है उसको खत्म कर देता हूं। आजकल मीम का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पर लाखों मीम्स बनते हैं और हर वर्ग के लोग मीम देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब मीम देखने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा मुझे करनी पड़ रही है। दरअसल हसदेव क्रिएटर्स हब जांजगीर के शुभारंभ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। इस दौरान पॉडकास्ट में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। जब सीएम साय से मीम कल्चर के बारे में पूछा गया कि उनका पसंदीदा मीम कौन सा है, तो जवाब देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राहुल गांधी से जुड़े मीम उनको अच्छे लगते हैं। समझ गया क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने? पहले सुनिए। सोशल मीडिया में आजकल मीम्स कल्चर बहुत ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। कई तरह के मीम्स आते हैं। सर, आपका सबसे पसंदीदा मीम कौन सा है?
अब राजनीति को लेकर जो मीम्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं, और विशेषकर राहुल गांधी जी पर जो मीम्स आते हैं उसको देखकर और आनंद आता है। बड़े सीधे और सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री हैं, सरल स्वभाव वाले मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो एक बार और सुनना चाहिए। सुनिए जरा। सोशल मीडिया में आजकल मीम्स कल्चर बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। कई तरह के मीम्स आते हैं। सर, आपका सबसे पसंदीदा मीम कौन सा है? अब राजनीति को लेकर जो मीम्स आते हैं वो अच्छे लगते हैं, और विशेषकर राहुल गांधी जी पर जो मीम्स आते हैं उसको देखकर और आनंद आता है। राहुल गांधी के मीम्स को देखकर विष्णुदेव साय को आनंद आता है। वैसे राहुल गांधी का मीम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है भाई, मिलियंस में व्यूज आते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। अब इसके दीवाने सीएम विष्णुदेव साय भी हो गए हैं। मोबाइल लेकर स्क्रॉल करते होंगे, ऐसे आजकल क्या करता है आदमी, रील ही देखता है। मुख्यमंत्री हैं, टाइम मिल जाता होगा, कभी कभी फ्लाइट में, कभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, कभी किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, देख लेते हैं, स्क्रॉल करते होंगे, सामने आता होगा तो देख लेते होंगे। हम लोग भी अक्सर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो मीम दिख जाता है, और अगर मजेदार होता है तो पढ़कर हंस लेते हैं, देखकर क्या करते हैं, मौज ले लेते हैं। खैर, मुख्यमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी का मीम पसंद है, इसलिए आपको सब कुछ दिखा दिया, बता दिया। टाइम हो गया है कितना, 8:50, एकदम परफेक्ट टाइम हो गया है। लेकिन फिर भी नंबर आपको दिखाई दिया जाता हूँ। नंबर देख लीजिए 8282824982। आपकी खबरें आ रही हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं। राजनीतिक हलचल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए प्रदेश में तो समझिए कि आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आपका जिला अध्यक्ष कौन है, आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, आप सबसे ज़्यादा, मैं आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं 1-2 दिन के अंदर कि कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं। कहां? एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। यकीन मानिए, इतने कम समय में इतने करोड़ लोग सिर्फ विस्तार न्यूज को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखे हैं। मैं आपको आंकड़ा लेकर आने वाला हूं। 9 महीने के अंदर 1.5 लाख सब्सक्राइबर यहां पहुंचा दिया आप, फॉलोवर, 1.5 लाख फॉलोवर। सोचिए, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और आपको पता है, आप 1-1 मिनट की खबर 2-2, 3-3 मिलियन लोग देख रहे हैं। 3-3। मैं बहुत जल्द आपके सामने आंकड़ा लेकर आऊंगा, इसलिए कह रहा हूं हर प्लेटफॉर्म पर जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी खबरों के लिए बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।